हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो शुरू करें आज का लेक्चर। हम कर रहे थे इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स पार्ट 1 आपने देख लिया था, पार्ट 2 हम शुरू करेंगे आज। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्या कि हमारा अप्रोच क्या होने वाला पढ़ाई को लेकर के, हम किस माइंडसेट के साथ काम करने वाले हैं। ठीक है, हमने कुछ बहुत सारी चीज़ें सीखी भी थी। ठीक है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करो ऊपर और देख लो पहले लेक्चर, उसके बाद इस लेक्चर को कंटिन्यू करना। ओके, तो आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे लास्ट लेक्चर को हमने स्टॉप किया था एक पॉइंट पे जहाँ पे मैंने आपको सिर्फ ये बताया था कि हम किस अप्रोच के साथ करने वाले हैं। ठीक है, तो अब अपने फर्दर क्लासेस अपने फर्दर लेक्चर, अपने किसी चैप्टर को, सिलेबस को टच करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप कुछ पर्टिकुलर मीनिंग्स सीख लें, कुछ चीज़ों की मीनिंग्स। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए थी, बट मुझे पता है ये बात, मैं जानता हूँ कि आपको पता नहीं होगी। मैं सबकी बात नहीं कर सकता, आप में से कुछ स्टूडेंट्स को जरूर पता होंगी। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सेप्शंस ऑलवेज देयर, बट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इसके बारे में नहीं जानते होंगे कॉन्सेप्चुअली। ठीक है, तो उसको हम अभी डिस्कस करेंगे, उसको सीख लेंगे। ये बहुत ही बेसिक होने वाली है। ठीक है, ये सबको हेल्प करेंगी, आप 11th क्लास में हो, 12th क्लास में हो, ग्रेजुएशन में हो, पर इसका फ़ायदा होगा। और फ़ायदा ये होगा कि जब हम आगे अपनी क्लास को परस्यू करेंगे, ठीक है, जब हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे, एक्चुअल चैप्टर शुरू करेंगे, तो उसमें ये बहुत हेल्प करेंगे हमारी। ओके, तो शुरू करते हैं हमारा आज लेक्चर इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स पार्ट 2, और इसमें हम कुछ सीखेंगे कुछ बेसिक चीज़ों की मीनिंग। ठीक है, तो हम स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, आपको ये तो पता होगा ना कि अकाउंट्स में बहुत सारे कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं, है ना। आपने कुछ नाम भी सुना होगा, जैसे कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, है ना। आपने सुना होगा आपका मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, आपने सुना होगा आपका एंटिटी कॉन्सेप्ट, है ना। तो उसी में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा है एंटिटी कॉन्सेप्ट्स। जैसे बोला मैंने अभी एंटिटी कॉन्सेप्ट, देखो वैसे तो सारे ही कॉन्सेप्ट अकाउंट्स के बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मैं इसको कुछ एज दूंगा बाकी सबके ऊपर। क्यों कहीं ना कहीं यहाँ से अकाउंट्स एक्चुअली में स्टार्ट होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, एज पर माई थॉट प्रोसेस मेरे को लगता है कि अकाउंट्स कहीं ना कहीं एक्चुअली में यही स्टार्ट होती है। कैसे? देखो, एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता क्या है, पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा। एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता ये है कि भाई देखो, हम जब भी अकाउंटिंग करेंगे, देखो पहली बात कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते क्या, पहले ये समझ लो। ठीक है, इससे पहले अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते क्या। देखो, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो गाइडलाइंस है। ठीक है, एक गाइडलाइंस, ताकि देखो सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं आपको। सोचो कि इंडिया में एक बिजनेस है, ठीक है, और वो बिजनेस रन कर रहा है, आप उसकी अकाउंटिंग कर रहे हो। अब आपने उसकी अकाउंटिंग में कुछ चीज़ों को एक पर्टिकुलर तरीके से रिकॉर्ड किया, जर्नल एंट्री पास करी कुछ चीज़ों की एक पर्टिकुलर तरीके से। वही इंग्लैंड में, अमेरिका में, या किसी अदर कंट्री में, किसी अदर प्लेस पर उसी बिजनेस के लिए लोग अलग तरीके से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अलग कॉन्सेप्ट, अलग एजम्पशंस के साथ। तो ये तो सही नहीं होगा, है ना, क्योंकि आज के टाइम पे वर्ल्ड जो है ग्लोबलाइज वर्ल्ड है, पूरी दुनिया ऑलमोस्ट एक ही मार्केट है ना। तो यहाँ पे सारी चीजें एकदम एट पार होनी चाहिए, सारी चीजें एकदम एक जैसी होनी चाहिए। एटलीस्ट कुछ ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स तो हो जो सबके सब फॉलो करें। तो वही है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो पूरे के पूरे अकाउंट्स को एक बेस लाइन प्रोवाइड करते हैं, जिसके ऊपर अकाउंट्स बेस्ड है पूरी दुनिया में कहीं भी। ठीक है, ये कुछ ऐसी जनरल एजम्पशंस है जो हर किसी को करनी पड़ती है, माननी पड़ती है, कुछ गाइडलाइंस जो आपको फॉलो करनी ही है जब आप अकाउंट्स बनाओगे। चाहे आप किसी भी कंट्री के लिए बनाओ, चाहे आप किसी भी कंपनी के लिए बनाओ, किसी भी कंट्री में, किसी प्लेस में, किसी भी कॉन्टिनेंट में, फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो उसी में से एक है एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता क्या है? देखो, एंटिटी कॉन्सेप्ट हमसे ये कहता है कि देख भाई, बिजनेस और ओनर तो दोनों को अलग अलग मान। समझ नहीं आया? पहले मैं एक बार लिख देता हूं, ठीक है, फिर दोबारा समझाऊंगा। एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि बिजनेस एंड ओनर, बिजनेस एंड ओनर, ठीक है, बोथ हैव सेपरेट आइडेंटिटी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एंटिटी कॉन्सेप्ट ये क्या बोलता है कि भाई देखो, आपका जो बिजनेस है, बिजनेस और जो आपका बिजनेस का ओनर है, उन दोनों को सेपरेट आइडेंटिटी की तरह ट्रीट करो। मतलब क्या कि ओनर और बिजनेस को अलग अलग मान के चलो। जब भी आप अकाउंटिंग करोगे तो अकाउंटिंग करते टाइम हमेशा ओनर और बिजनेस को अलग अलग ट्रीट करो, दोनों को एक साथ या एक कभी नहीं मानना। एग्जाम्पल, जैसे कि मुकेश अंबानी जी है, ठीक है, आपको पता है मुकेश अंबानी रिलायंस कंपनी के एमडी है। ओके, तो जब भी आप रिलायंस कंपनी के लिए अकाउंटिंग करोगे तो आप अकाउंटिंग करते टाइम रिलायंस कंपनी और मुकेश अंबानी को कभी भी एक करके मत देखना,
हमेशा सोचो कि ओनर यानी मुकेश अंबानी अलग बंदा है और रिलायंस अलग बंदा है, ठीक है। ये है अकाउंट एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि बिजनेस एंड ओनर बोथ हैव सेपरेट आइडेंटिटी, दोनों की अलग अलग आइडेंटिटी है। एक तरीके से ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आप बिजनेस को भी एक पर्सन डीम्ड कर लो, एक इंसान मान लो कि बिजनेस भी एक इंसान है, अलग इंसान, ओनर से अलग इंसान। इसका मतलब ये है कि अगर देखो इस रूल के हिसाब से अगर ओनर के खिलाफ कोई चीज होती है तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि वो बिजनेस के खिलाफ है, या बिजनेस के खिलाफ कोई चीज होती है तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि ये ओनर के खिलाफ है। और ये सेम चीज देखो, क्योंकि अकाउंट्स कंपनी के लिए रिकॉर्ड होते हैं हमेशा, एक एंटरप्राइज के लिए, है ना, और एंटरप्राइज के ऊपर बहुत सारे लॉज भी रेगुलेट होते हैं। तो हमारे इंडिया में कंपनीज के ऊपर एक लॉ एप्लीकेबल होता है, द कंपनीज एक्ट 2013, द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, कंपनीज के लिए। पार्टनरशिप के लिए द पार्टनरशिप एक्ट है, ठीक है। तो अलग अलग एंटिटीज के लिए अलग अलग टाइप ऑफ एंटरप्राइज के लिए अलग अलग एक्ट्स हैं, और उन सारे एक्ट्स में एक बात कहीं ना कहीं कॉमन है कि आप बिजनेस और ओनर को सेपरेट आइडेंटिटी मानोगे, स्पेसिफिकली इन द केस ऑफ कंपनीज, ठीक है, स्पेसिफिकली इन द केस ऑफ कंपनीज। क्यों? इसका बहुत ही वास्ट मतलब है और बहुत ही डीप मीनिंग है, वो हम अभी समझेंगे, ठीक है, वो हम अभी समझेंगे कि इसका इंपैक्ट क्या होता है, इस एंटिटी कॉन्सेप्ट का इंपैक्ट क्या है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि इसी कॉन्सेप्ट को मैं मानता हूं कि अकाउंटिंग की बिगिनिंग है, अकाउंटिंग स्टार्ट। अब इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। हम जब भी अकाउंटिंग करेंगे तो हम मान लेंगे कि बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो बात करते हैं ओनर की। ओनर तो एक इंसान है, जनरली एक इंसान ही होता है, ठीक है। हाँ, एक कंपनी भी है, कंपनी की ओनर हो सकती है, बट वो बात की बात है, एडवांस लेवल की चीजें हम बाद में सीखेंगे, ओके। अभी की बात करते हैं, तो ओनर की तो कोई इशू नहीं, ठीक है। बात करते हैं बिजनेस। भाई आपने हमसे बोल दिया कि बिजनेस जो है वो भी एक सेपरेट आइडेंटिटी है, बिजनेस जो है वो भी एक सेपरेट आइडेंटिटी है। अगर मैं बिजनेस को एक सेपरेट आइडेंटिटी यानी कि एक पर्सन, एक इंसान डीम्ड कर लूं, मान लूं इस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, तो भाई एक बात बताओ, बिजनेस काम कैसे करेगा? मतलब देखो, क्योंकि आपने बिजनेस को एक सेपरेट आइडेंटिटी ट्रीट कर लिया, तो भैया बिजनेस काम कैसे करेगा? देखो, बिजनेस काम करेगा सिर्फ दो वे में, दो तरीके। या तो बिजनेस के पास इनफ्लो होगा, क्या होगा? इनफ्लो होगा, इनफ्लो ऑफ किसका? या तो बिजनेस के पास इनफ्लो होगा किसका? रिसोर्सेज का। या तो इनफ्लो होगा, अच्छा इसमें जगह नहीं है, इनफ्लो जगह नहीं, मैं साइड में लिखता हूं, ठीक है। या तो बिजनेस के पास इनफ्लो होगा ऑफ रिसोर्सेज, या तो बिजनेस के पास रिसोर्सेज का इनफ्लो होगा या बिजनेस से रिसोर्सेज का आउटफ्लो होगा। अब सर ये इनफ्लो या आउटफ्लो का मतलब क्या? देखो बेटे, इनफ्लो का मतलब चीज बिजनेस के पास आ रही है, और आउटफ्लो का मतलब चीज बिजनेस से बाहर जा रही है। इनफ्लो का मतलब चीज, कोई भी चीज है, जो भी रिसोर्सेज है वो बिजनेस के पास आ रहे हैं, और आउटफ्लो का मतलब वो रिसोर्सेज बिजनेस से बाहर जा रहे हैं। अब ये रिसोर्सेज बहुत ही एक वास्ट टर्म है, बहुत ही वास्ट टर्म है, तो इसको हम अभी जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मान लेते हैं कि हम सिर्फ कैश की बात कर रहे हैं। जस्ट मान लेते हैं कि हम सिर्फ कैश की बात कर रहे हैं, कि रिसोर्सेज का मतलब कैश। वैसे बहुत ही वास्ट टर्म है, ठीक है, हम सीखेंगे मीनिंग बाद में, बट फिलहाल इसका मतलब मैं बोलना चाहता हूं कि बिजनेस में या तो इनफ्लो ऑफ कैश है या फिर आउटफ्लो ऑफ कैश है। फॉर एग्जाम्पल जब बिजनेस स्टार्ट करेगा ओनर, तो भैया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ओनर को चाहिए पैसा। अब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ओनर को पैसा चाहिए, बिजनेस चलेगा कैसे? आपने तो ये बोल दिया ना कि बिजनेस और ओनर अलग अलग आइडेंटिटी हैं, तो ओनर को अलग कर दो, बिजनेस चलेगा कैसे? चाहिए पैसा, ठीक है, तो पैसा बिजनेस के पास आएगा कहां से? ये बताओ, सोच के देखो, बिजनेस चलेगा कैसे? उसके चाहिए उसको पैसा, और पैसा उसके पास आएगा कैसे? उसके पास पैसा आ सकता है कुछ जगहों से। वो कौन कौन सी जगह हैं जहां उनको पॉइंट आउट करते हैं, समझते हैं।
पैसा आने का यानी कि इनफ्लो ऑफ कैश का सबसे पहला सोर्स है मेरे ख्याल से बिजनेस का ओनर। मतलब जो बंदा बिजनेस स्टार्ट करेगा भाई वो कुछ ना कुछ तो पैसा लगाएगा बिजनेस में। सपोज आप कल को एक शॉप खोलते हो, ठीक है, आप एक सपोज करो आप एक रेस्टोरेंट खोलते हो, तो रेस्टोरेंट इज अ बिजनेस, आप उसके ओनर हो। जब उस रेस्टोरेंट की अकाउंटिंग होगी तो उस रेस्टोरेंट को और आपको अलग अलग ट्रीट किया जाएगा, लेकिन उस रेस्टोरेंट को स्टार्ट करते टाइम आप एज अ ओनर कुछ तो पैसा इन्वेस्ट करोगे। तो कहीं ना कहीं बिजनेस में इनफ्लो ऑफ कैश का सबसे मेन सोर्स होता है क्या? ओनर। और ओनर जो पैसा, जो रिसोर्सेज, जो कैश, जो रिसोर्सेज बिजनेस को देता है उसे हम बोलते हैं अकाउंट की लैंग्वेज में कैपिटल। क्या बोलते हैं हम? कैपिटल। ये कैपिटल वो राजधानी वाला कैपिटल नहीं है, ठीक है। हाँ एक्चुअली अकाउंट में कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो थोड़ी सेम सी हैं, बट ठीक है, मीनिंग तुम समझ गए होगे आई गेस, मेरे ख्याल से समझ में तुम्हें आ गया होगा कि कैपिटल मींस व्हाट? वो रिसोर्सेज, वो फंड्स जो ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। अगर एक ओनर ने कैश दिया तो वो कैश कैपिटल है। अगर एक ओनर ने कोई सपोज करो आप, जैसे कि आप ही एग्जांपल लेते हैं, आपने रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था, आपने उस रेस्टोरेंट को स्टार्ट करते टाइम पैसा इन्वेस्ट किया 1 करोड़ रुपए, तो वो आपकी कैपिटल है बिजनेस में। अगर आपने रेस्टोरेंट स्टार्ट करते टाइम कोई डेकोरेटिव आइटम उसमें लगा दिया, ठीक है, पैसा नहीं कुछ डेकोरेटिव आइटम, तो उस आइटम की वैल्यू आपकी कैपिटल है। क्यों? क्योंकि आप ओनर हो और आपने एज अ ओनर बिजनेस को जो रिसोर्सेज प्रोवाइड करें, याद रखना मेरे वर्ड्स को मार्क करो, आप हो ओनर और आपने एज अ ओनर ही बिजनेस को अगर रिसोर्सेज प्रोवाइड करें तो बिजनेस उसे क्या मानेगा? कैपिटल। कैपिटल मींस व्हाट? कि ये रिसोर्सेज किसकी हैं? ओनर्स की। ठीक है। अब बिजनेस को भैया और कहां से इनफ्लो हो सकता है? पैसा। सोचो बिजनेस स्टार्ट हो रखा है, मालिक ने पैसे दे दिया, यानी ओनर ने जितना पैसा लगाना था लगा दिया, और पैसा कहां से मिल सकता है बिजनेस को? हम यहां पे स्पेसिफिकली सिर्फ कैश की बात कर रहे हैं, पैसे की बात कर रहे हैं। और मिल सकता है बिजनेस लोन ले सकता है। लोन कहां से? बैंक से ले सकता है, मार्केट से कहीं से ले सकता है, ठीक है, कहीं ना कहीं से लोन्स ले सकता है, ठीक है। यानी कि एक लोन एक लाइबिलिटी क्रिएट कर सकता है, एक लाइबिलिटी क्रिएट कर सकता है। सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, जस्ट अ मिनट। एक लाइबिलिटी क्रिएट कर सकता है, ठीक है बिजनेस। तो बिजनेस क्या कर सकता है? या तो इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज में ओनर से पैसा लेगा, उसे हम बोलते हैं कैपिटल, या तो मार्केट से पैसा लेगा, उसे हम बोलते हैं लायबिलिटी। अच्छा, इन टर्म्स को अभी हम डीप में समझेंगे, बस अभी एक अंडरस्टैंडिंग लेके चलते हैं कि बिजनेस एक्चुअली में काम कैसे होता है, ठीक है, और अकाउंटिंग का स्कोप क्या है, स्कोप हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद बिजनेस को और कहां से पैसा आ सकता है? सोचो भैया, आपका एग्जाम्पल लेते हैं। आपने रेस्टोरेंट शुरू किया था, आपने स्टार्टिंग में पैसे इन्वेस्ट कर दिया कैपिटल, आपने मार्केट से या बैंक से लोन ले लिया लायबिलिटी। अब वो रेस्टोरेंट चल रहा है और उस रेस्टोरेंट में लोग आते हैं, खाना खाते हैं, बिल दे के जाते हैं। यानी कि आप जो काम, बिजनेस की जो एक्टिविटी है, जो बिजनेस अपना काम करता है, वो बिजनेस अगर गुड्स बेचने का, सपोज वो बिजनेस था पेन बना के बेचने का, तो आपने पेन बना के बेचा, आपको पैसा मिला। वो बिजनेस था सपोज चेयर्स बना के बेचने का, तो आपने चेयर्स बना के उनको बेचा, तो आपको पैसा मिला। वो बिजनेस था सपोज मशीन बनाने का, तो आपने मशीन बना के बेचा, तो उनको पैसा मिला। वो बिजनेस था रेस्टोरेंट का, तो आपने रेस्टोरेंट में लोगों को सर्विस दी, लोगों ने सर्विस ली और आपको पैसा दिया, तो आपको पैसा मिला। यानी कहीं ना कहीं आप जो बिजनेस अपनी एक्टिविटी करके भी इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज जनरेट करता है, और उसको हम बोलते हैं, अभी के लिए आप बस इतना समझ लो, इनकम। ठीक है। यानी कि बिजनेस के पास मोटा मोटी 3 तरीके मेन सोर्सेज, या मैं कहूंगा सिर्फ ये 3 ही तरीके हैं, कैपिटल, लायबिलिटी या इनकम, रिसोर्सेज को इकट्ठा करने के, ठीक है, इनफ्लो के लिए। अब बात करते हैं आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज की, कि बिजनेस रिसोर्सेज का आउटफ्लो कहां का करता है। आउटफ्लो मतलब क्या? कि वो पैसा बिजनेस से बाहर कहां कहां जा सकता है, वो बिजनेस उसे बाहर कहां कहां इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। इसकी बात करते हैं। देखो, सबसे पहले भैया बिजनेस है, काम कर रहा है, पैसा आ गया, चल रहा है, लोग चाहिए काम करने के लिए, लोगों को अपने पास अपॉइंट करेगा, उन्हें सैलरी देगा, ठीक है। बिजनेस है भैया, इस बिल्डिंग में काम कर रहा है, इस बिल्डिंग का रेंट देगा, ठीक है। बिजनेस है, उसे भाई साहब इस बिल्डिंग में जब काम होगा तो मशीन चलेंगी, फैन यूज होगा, एसी यूज होगा, लाइट्स यूज होंगी, तो उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल देगा, ठीक है।
तो इस तरह के कई सारे खर्चे करेगा, कई सारे खर्चे करेगा, तो उसको हम बोलते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस यानी बिजनेस एक्सपेंसेस करेगा। और एक और चीज पॉसिबल है कि बिजनेस असेट्स खरीद लेगा। अब ये असेट्स क्या होती हैं, हम एक एक चीज का मीनिंग डीप में सीखने वाले, बट जस्ट अभी स्टार्टिंग के लिए। यानी कि सपोज बिजनेस ने बोला कि भैया हमें रेंट पे नहीं लेना बिल्डिंग, हम बिल्डिंग खुद खरीद लेंगे, ठीक है, हम फैक्ट्री खुद बना लेंगे अपनी खुद की, और किसी के में रेंट पे चाहिए ही नहीं। तो कहीं ना कहीं बिजनेस के पास इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज के ये 3 सोर्सेज हैं और आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज के ये 2 सोर्सेज हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो इस चीज को, अगर आप ध्यान से देखो तो भाई साहब अकाउंटिंग जो है वो इन्हीं 5 चीजों में सिमट के रह जाती है। अकाउंटिंग जो है वो इन्हीं 5 चीजों में सिमट के रह जाती है। यानी कि पूरी की पूरी अकाउंट, चाहे आप बेसिक लेवल पे पढ़ो या एडवांस लेवल तक जाओ, ठीक है, आप कितनी भी कॉम्प्लेक्स या बहुत ही टफ ट्रीटमेंट करो या चीजों को डील करो अकाउंट्स में, आप कितनी भी कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो या उससे डील करो, पर कहीं ना कहीं एट द एंड हर चीज अकाउंटिंग में जाके इन्हीं 5 चीजों में कहीं ना कहीं मर्ज हो जाएगी, ठीक है। या तो कैपिटल का पार्ट बन जाएगी, या लायबिलिटी का, या इनकम का, या एक्सपेंस का, या असेट्स का, ठीक है। यानी कि अगर मुझे बिजनेस की अकाउंट सीखनी है, बिजनेस की लैंग्वेज, याद है मैं पार्ट 1 में देखा था कि बिजनेस का लैंग्वेज होता है अकाउंट्स। अकाउंट इज व्हाट? अकाउंट इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो अगर आपको अकाउंट सीखना है तो आपको अगर ये 5 चीजें अच्छे से पता चल जाएं, अच्छे से इनका लॉजिकल मीनिंग समझ में आ जाए, तो आप कहीं ना कहीं अकाउंट्स में टफ से टफ, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज को इजीली ग्रैब कर पाओगे, समझ पाओगे, है ना। तो बिजनेस की जो अकाउंटिंग है वो अकाउंटिंग का स्कोप, दायरा लॉजिकली सिर्फ इन 5 चीजों तक लिमिट है। दैट्स इट। अकाउंटिंग में इसके अलावा छठी चीज होती नहीं है। आप अकाउंटिंग में कुछ भी कर लो, लाइक कितनी भी टफ ट्रांजेक्शन आप देख लो, आप अगर 12th क्लास में हो, आपने 1 साल क्लास 11th में अकाउंट्स पढ़ा है, अगर आप ग्रेजुएशन में हो तो आपने 11th 12th में पढ़ा अकाउंट्स। आप सोचो और सोच के देखो कि कोई भी एक ऐसी चीज मिलती है आपको जो एट द एंड इन 5 के अलावा कहीं और जाकर सेट हो, कोई भी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ऐसी है ही नहीं। क्यों? क्योंकि भैया बिजनेस के 2 ही एस्पेक्ट है। क्योंकि बिजनेस एक असली इंसान नहीं है जो चीजों को कंज्यूम भी करेगा, नहीं, या तो वो चीजों को इनफ्लो यानी रिसीव करेगा या आउटफ्लो यानी कि पे करेगा। दैट्स इट, ठीक है। अब बोलोगे सर ऐसे ही क्या बात हुई, सपोज करो बिजनेस ने सब कुछ करके पैसा कमाया, 1 लाख का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट तो उसका बच गया ना, उसका क्या, उसने तो किसी को पे नहीं किया। हाँ तो बेटे प्रॉफिट तो ओनर का होता है, उसने ओनर को भी पे तो किया ना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बिजनेस उस चीज को कंज्यूम नहीं करने वाला, ठीक है। वो सारी की सारी चीजों पे बस इन लोगों का हक होता है, इन चीजों का ही इंपैक्ट होता है। तो अगर आप इन 5 चीजों को अच्छे से सीख जाओ तो आप अकाउंट्स की कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन को इजीली कर पाओगे, है ना। अब 2 चीजें और होती हैं अकाउंट्स में, एक होती है डेबिट और एक होती है क्रेडिट, ठीक है। उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल अभी यहां पे देखो। आई गेस आपको ये चीज समझ में आई होगी, है ना, कि बिजनेस में सिर्फ 5 चीजें होती हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा क्लास 11th में चैप्टर नंबर है एक रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट करके, उनमें एक रूल्स है मॉडर्न रूल्स, ठीक है। और में ध्यान हो आपको, या फिर अगर क्लास 11th में हो आप चेक करो अपनी बुक्स में, तो आपको सिर्फ यही 5 चीजें मिलेंगी कि मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंट्स को इन 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। क्यों? क्योंकि अकाउंट्स में इनके अलावा इन 5 के अलावा छठी चीज होती ही नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा क्यों है? आई गेस आपको अब ये समझ, सॉरी, आई गेस आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्योंकि बिजनेस एक रियल इंसान नहीं है, तो भाई यहां पे इनफ्लो पॉसिबल है या आउटफ्लो पॉसिबल है, ठीक है। तो इनफ्लो के ये 3 तरीके हैं, दैट्स इट, इसका चौथा तरीका है नहीं, और आउटफ्लो के ये 2 तरीके हैं, इसके अलावा तीसरा तरीका है नहीं, ठीक है। तो ये 5 तरीके बिजनेस के ट्रांजेक्शन। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे बोला कि बिजनेस या तो इनफ्लो करेगा या आउटफ्लो करेगा, ठीक है, इनफ्लो करेगा या आउटफ्लो करेगा। अच्छा, अगर कुछ लिखना हो तो वीडियो को पॉज करके लिखना है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए। तो बात करते हैं सबसे पहले, अब इनका मीनिंग सीखते हैं, ठीक है, कि इनका मीनिंग क्या होता है। बात करते हैं सबसे पहले कैपिटल। आप कैपिटल से क्या सीखते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैपिटल? आप कैपिटल से क्या समझते हो कि कैपिटल होता क्या है? तो ये बहुत सिंपल है, जो रिसोर्सेज ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, कौन? ओनर, और वो भी एज अ ओनर। ओनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस में रिसोर्सेज एज अ ओनर,
तो उसे हम बोलते हैं कैपिटल। अब आप बोलोगे सर ये क्या मजाक है, ये एज अ ओनर क्या बोल रहे हो आप। देखो कई बार ऐसा क्या होता है कि ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है बट ओनर की कैपेसिटी में नहीं, एज एन आउटसाइडर लोन की तरह। फॉर एग्जाम्पल सपोज एक बिजनेस है, ठीक है, सपोज एक बिजनेस है ABC लिमिटेड, ABC लिमिटेड सपोज एक बिजनेस है, ठीक है। मान लो इस बिजनेस के 3 पार्टनर हैं, इस बिजनेस के 3 पार्टनर हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। 3 पार्टनर्स थे और तीनों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया ABC लिमिटेड। अब बिजनेस को पैसों की पड़ी जरूरत। जैसे एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं आपको सब समझने के लिए कि मैं एज अ ओनर वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं कैपिटल को समझने टाइम, ठीक है। तो बिजनेस को पड़ी पैसों की जरूरत। अब बिजनेस को जब पैसों की पड़ी जरूरत तो बिजनेस में पैसा लगाया कौन, ओनर्स। ओनर कौन है, ए, बी और सी। अब क्योंकि ये एक पार्टनरशिप फॉर्म है तो हम डिटेल में सीखेंगे इसके बारे में, बट अभी आप समझ लो कि बी और सी ने पैसा नहीं दिया, बोला कि हमारे पास पैसा नहीं है भाई, हम नहीं लगा पाएंगे। सी के पास पैसे थे। अब अगर सी अपने पैसे को बिजनेस में एज अ ओनर इन्वेस्ट करेगा तो वो क्या बनेगी, कैपिटल, और उसके ऊपर हक तीनों का होगा, ठीक है। तो सी ने क्या करा, जस्ट अभी बता रहा हूं, ठीक है, ये पूरी बात नहीं है, जब हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर्स में तो हम और चीजें डिटेल में सीखेंगे, ठीक है, ओवरव्यू की सिर्फ समझने के लिए। तो सी ने क्या करा, एज अ ओनर नहीं, उसने बिजनेस को पैसा दिया बट एज अ लोन। बोला कि तुम मार्केट से क्या उठाओगे पैसा, मैं तुम्हें लोन देता हूं, ठीक है। तो अगर बिजनेस का ओनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करे एज अ ओनर तो उसे हम कैपिटल बोलेंगे। अगर वो एज अ लेंडर यानी कि मार्केट के एक बंदे की तरह, बैंक की तरह, मतलब एक लोन प्रोवाइडर की तरह लोन की तरह पैसा देगा तो उसे हम लायबिलिटी में ले आएंगे। अभी ये क्या होती है हम सीखेंगे। तो कैपिटल मींस व्हाट, आप समझ गए होंगे, ठीक है ना, कि द फंड्स या द रिसोर्सेज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ओनर एज अ ओनर, ठीक है। अगर एक ओनर की कैपेसिटी में ही फंड्स या रिसोर्सेज बिजनेस में इन्वेस्ट करे तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। डन, आई गेस आपको चीज समझ में आ गई होगी। अब शुरू हुआ खेल अच्छा वाला, मजा आएगा। आप देखो, खासकर उन बच्चों को तो ये चीज बहुत अच्छे समझ में आएगी, क्लिक करेगी जिन्होंने पहले कभी अकाउंट्स पढ़ी है, यानी कि ऑब्वियसली क्लास 12th और ग्रेजुएशन बच्चे, ठीक है। और क्लास 11 के बच्चे आपको तो ऐसा खुद से मिल जाएगी, देखना आप, सीरियसली मजाक नहीं। शुरू करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं एक्सपेंस और एसेट से। देखो एक चीज होती है एक्सपेंस, ठीक है, और एक चीज होती है असेट। एक चीज होती है एक्सपेंस और एक चीज होती है असेट। क्वेश्चन मेरे आपसे सेम भाई, फिर से क्वेश्चन हमेशा की तरह, बताओ भाई व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सपेंस। आप एक्सपेंस से क्या समझते हो, एक्सपेंस की क्या मीनिंग है आपकी नजरों में। प्लीज बताइए कुछ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सपेंस, आप एक्सपेंस से क्या समझते हो, ठीक है। और मेरा दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय असेट। असेट का क्या मतलब होता है, एक्सपेंस से क्या मतलब होता है और असेट का क्या मतलब होता है। पहले बात करते हैं एक्सपेंस की। अगर आप कह रहे हो कि सर एक्सपेंस का मतलब होता है सैलरी, एक्सपेंस का मतलब होता है रेंट, एक्सपेंस का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल, एक्सपेंस का मतलब होता है डेप्रिसिएशन, एक्सपेंस का मतलब होता है ये, एक्सपेंस का मतलब होता है वो, तो आप गलत कह रहे हो। क्यों, क्योंकि बेटा ये तो एग्जाम्पल है, ये तो आप तो मुझे एग्जाम्पल बता रहे हो। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं कि एक्सपेंस का मतलब क्या है, आप बोल रहे हो सैलरी, ये क्या मजाक है। एग्जाम्पल नहीं देना ना आपको देना मीनिंग क्या एक्सपेंस का। आपसे ये किसने कह दिया कि सैलरी जो है, आपसे ये किसने कह दिया कि सैलरी जो है, आपसे ये किसने कह दिया कि सैलरी जो है वो एक्सपेंस है। सर हमने तो क्लास 11 में पढ़ा था ना, वो चैप्टर नंबर 17 हुआ करता था फाइनल अकाउंट्स, वहां पे एक बुक में एक फॉर्मेट दे रखा था P&L अकाउंट का, वहाँ पे एक्सपेंस साइड में लिखा हुआ था कि सैलरी भैया एक्सपेंस होती है। हमारे ट्यूशन टीचर ने, हमारे सर ने, हमारे स्कूल के सर ने भी हमें यही बताया था कि सैलरी एक्सपेंस होती है, इसलिए हम सैलरी को एक्सपेंस बोल रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्यों भाई, सैलरी में ऐसा क्या खास है कि उसे एक्सपेंस बोल रहे हो, कोई एक रीजन तो दो। आप फर्नीचर का एक्सपेंस क्यों नहीं बोल रहे। सर फर्नीचर तो असेट होता है ना। अब तुमसे ये किसने कह दिया कि फर्नीचर असेट होता है। सर भाई हमने पीएल के साथ ना एक बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट पढ़ा था क्लास 11th में, वहां पे असेट साइड लिखा हुआ था फर्नीचर।
और सर ने भी ये बताया था कि फर्नीचर तो असेट होता है। तो बेटा आपने मान लिया, हाँ सर मैं तो मान लिया, हम तो कुछ पूछते ही नहीं है, जो सर ने बोला हम मान लेते हैं, सोचते तो हम है ही नहीं। क्यों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं आपसे? आप देखो, आप एग्जाम्पल बता रहे हो मुझे, एक्सपेंस का मतलब क्या, आपने बोला सैलरी, ऐसे कैसे यार? आपने किया क्या है? आपने सिर्फ क्लास 11th में फाइनल अकाउंट करते टाइम आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो स्टेटमेंट एक दे रखा होता ना, कि एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक एग्जांपल दे रखा होता है, एक फॉर्मेट दे रखा होता है बुक में। उस बुक में पीएल अकाउंट में एक्सपेंस साइड कुछ आइटम्स लिखी हुई थी, 25-30 आइटम्स, कि ये चीजें एक्सपेंस होती हैं। आपने उन सबको बस रट रखा और कुछ नहीं कर रखा। सोच के देखो, आप खुद सोच के देखो कि आपने क्या कर रखा है। अगर उन 30 चीजों के अलावा जो क्लास 11 के पीएल के फॉर्मेट में थी, या जो आपने क्लास 11 में क्वेश्चन सॉल्व किए थे फाइनल अकाउंट्स के, उसमें जो आपने 25-30 आइटम एज एन एक्सपेंस पढ़ा है, उसके अलावा कोई एक और आइटम से बोल दूं मैं, तो क्या आप बता पाओगे कि वो एक्सपेंस है या एसेट है? नहीं सर, वो तो सुना ही नहीं कभी, वो तो पता ही नहीं है, सोचा ही नहीं कैसे करेंगे। बस यही तो बात है, यही तुमसे मैं पार्ट 1 की वीडियो में कह रहा था कि आपने सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना सीखा है। भैया हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने जानते, हम नाम पे ध्यान ही नहीं देंगे। देखो आपको क्या लगता है यार कि अकाउंट्स मतलब क्या है? ऐसे मतलब जिन्होंने अकाउंट्स बनाया होगा, जिन लोगों ने, उन लोगों ने क्या सोचा होगा कि यार सैलरी बड़ा अच्छा नाम लग रहा है, ऐसा करते हैं इसको एक्सपेंस बना देते हैं, और ना फर्नीचर कितना बेहतरीन नाम है, ओहो इसको एसेट बना देते हैं। ऐसा तो नहीं होगा ना, कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट पीछे बैकग्राउंड में काम कर रहा होगा ना, जिसकी वजह से सैलरी को एक्सपेंस बोला जाता है और असेट को, सॉरी फर्नीचर को असेट बोला जाता है। देखो दोनों में बहुत ही चीज कॉमन है, क्या कि आप दोनों में ही देखो बिजनेस में रिसोर्सेज का आउटफ्लो है। अभी हमने सीखा एक्सपेंस हो या एसेट हो, बिजनेस से दोनों में पैसा खर्च हो रहा है। अगर आपने ये बोलते हो कि एक्सपेंस का मतलब खर्चा, तो बेटा खर्चा तो असेट में भी होता है। क्यों? जब आप फर्नीचर खरीदोगे तो खर्चा नहीं करोगे क्या? जब आप बिल्डिंग बनाओगे तो खर्चा नहीं करोगे? खर्चा तो करोगे ना। तो आप एक्सपेंस करो या एसेट करो, भैया रिसोर्सेज का आउटफ्लो तो है, यानी खर्चा तो है। यानी कि जिस बात पे आप बोल रहे हो कि एक्सपेंस का मतलब खर्चा, खर्चा तो दोनों में है। कॉमन सेंस है। आप सैलरी पे करो तो आप खर्चा करोगे, आप फर्नीचर खरीदो तो आप खर्चा करोगे। तो फिर ऐसा क्या हो गया भाई साहब कि आप एक को एक्सपेंस बोल रहे हो और उसको पीएल में लिख रहे हो, और एक को असेट बोल के बैलेंस शीट में इज्जत दे रहे हो? ऐसा तो नहीं चलेगा। कोई तो लॉजिक हो, कोई तो चीज हो। हाँ बेटे एक चीज है, आप समझो इस चीज को। जैसे अभी मैंने आपसे एक बात बताई थी कि बिजनेस अकाउंट्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स काम करते हैं, ठीक वैसे एक कॉन्सेप्ट है। अच्छा रुको, उस वहां आता हूं, अभी बाद में आएंगे। उससे पहले आपको छोटी सी समझा देता हूं। देखो सोचो एक एग्जांपल, अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा और आप उस एग्जांपल समझ जाओगे कि मैं किसी भी चीज को एक्सपेंस क्यों बोलूंगा या असेट क्यों बोलूंगा। मैं उसको नाम से देख के नहीं बोलूंगा। मतलब मैंने 11th क्लास पढ़ा हुआ है कि बिल्डिंग असेट है, तो मैं नाम देख के नहीं बोल रहा भाई। अगर कल को मैं किसी बिजनेस में अकाउंटिंग कर रहा हूं और मेरे सामने कोई ये बोल दे, बेटा इस पेन को पता क्या बोलेगा, एक्सपेंस या असेट? इस पेन को क्या बोलेगा, एक्सपेंस या असेट? सोच के देखो। जैसे कि मैं एक टीचर हूं, ठीक है, आई एम अ टीचर, तो ये पेन हो सकता है आपने पढ़ा हो स्टेशनरी एक्सपेंस होती है, पर मेरे लिए एक असेट है। ये सेम पेन हो सकता है मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी में एक एक्सपेंस हो, बट ये सेम पेन मेरे लिए असेट है भाई। सोच के देखो क्यों। अब भी आप समझ जाओगे एग्जांपल से। एग्जांपल सपोज करो कि आप लोग मुझसे बोल दो कि सर हमें आपसे क्लास लेनी है, आपकी क्लास बहुत अच्छी लगी है, मैं आप बहुत अच्छा समझाते हो, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, हमें आपसे क्लास ज्वाइन करनी है, क्लास 12th की, क्लास 11th की, हम अकाउंट्स पढ़ना चाहते हैं, हम ग्रेजुएशन के अकाउंट्स आपसे पढ़ना चाहते हैं। हाँ मैं सबके पढ़ाता हूँ, ठीक है, 11th 12th ग्रेजुएशन सबके अकाउंट्स पढ़ाता हूँ। तो आपने मुझसे बोला सर हमें क्लास लेंगे आपकी। मैंने कहा ठीक है बच्चे। देखो आपने कहा कि सर फीस कितनी लोगे आप? मैंने कहा 15,000 रुपीज। अच्छा इतनी महंगी फीस है नहीं वैसे, ठीक है, मजाक कर रहा हूं। देखो मैंने आपसे कहा कि बेटा मेरी फीस है 15,000 रुपीज। सपोज कि मेरी फीस कितनी है, 15,000 रुपीज। आपने पूछा सर मैं तो बीकॉम में हूं, सेकेंड ईयर में, आप ये बताओ कि आप सिलेबस कितने टाइम में कंप्लीट करवा दोगे? मैंने कहा कि देखो बेटे मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा 3 मंथ्स में। मैं आपका सिलेबस किस में कंप्लीट करवा दूंगा? 3 मंथ्स में। ठीक है, तो आपने क्या बोला कि सर ट्यूशन पढ़ना है, फीस 15,000 रुपए, सिलेबस 3 महीनों में। मैंने कहा ठीक है 3 महीनों में। आप पढ़ने आ गए, आपने मेरे पास क्लास ज्वाइन करी है 1 मार्च को।
सपोज करो आपने 1 मार्च से क्लास स्टार्ट कर दिया, आपने 1 मार्च से क्लास स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो 3 महीने कब खत्म होंगे भाई? आपके 3 महीने कब खत्म होने वाले हैं? आपके 3 महीने खत्म होने वाले हैं 1 मार्च से 1 महीना 1 अप्रैल तक, 1 मार्च, अप्रैल और मई, ठीक है। यानी आपके एंड ऑफ मई, तो मैं लिखता हूं 1 जून को, ठीक है। एंड ऑफ मई मतलब स्टार्टिंग ऑफ जून, बात तो एक हुई ना। तो मार्च, अप्रैल और मई 3 महीने, चलो मैं मई ही लिख देता हूं, आप कंफ्यूज मत हो ना। ये एंड ऑफ मई, मार्च से क्लास शुरू करिए और मई में क्लास खत्म होगी 3 महीने के सिलेबस, ठीक है, हमारे डील के अकॉर्डिंग। सवाल, 31 मार्च को ईयर एंड हो जाता है, 31 मार्च को साल जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। अब आपको ये तो पता ही होगा कि हर साल की 31 मार्च को हमारा अकाउंटिंग ईयर खत्म हो जाता है और उस दिन हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं 31 मार्च को। अब आप जो है 31 मार्च को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने बैठे, सोच के देखो, ठीक है, कि आप जो है 31 मार्च को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने बैठे, ओके। अब आप 31 मार्च को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने बैठे तो आपने देखा कि आपने फीस पे करी है 15,000 रुपए की, आपने देखा कि आपने फीस पे करी है 15,000 रुपए की। उस फीस के बदले आपको 3 महीने क्लास मिलने वाली है, यानी कि अगर मैं बोलूं तो आपने 1 मंथ की फीस पे करी है 5,000 रुपए, आपने 1 महीने की फीस पे करी है 5,000 रुपए। अब आप इस दुविधा में हो कि भाई मैंने 1 मार्च को क्लास लेना स्टार्ट किया था, मैंने फीस 15,000 रुपए दे दी है, अब मैं इस फीस को 15,000 की फीस को एक्सपेंस बना के पीएल में लिखूं, सॉरी, या असेट बना के बैलेंस शीट में लिखूं, है ना। तो इस दुविधा का आंसर क्या है? इसका आंसर ये है कि भाई ये देखो कि इस ईयर एंड तक आपने उस खर्चे में से जो आपने 15,000 रुपए का आउटफ्लो किया है अपने पास से, जो खर्चा किया है उस आउटफ्लो में से, उस खर्चे में से कितने रुपए का खर्चे का बेनिफिट, कितने रुपए के खर्चे का बेनिफिट जिसे हम बोलते हैं कंसीडरेशन, यानी कि इस फीस के बदले आपको क्या मिला, 3 महीने तक मेरी सर्विस, मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो उस खर्चे में से कितने रुपए तक के खर्चे का बेनिफिट आप कंज्यूम कर चुके हो। ये देखो, आपने 15 रुपए दिए थे 3 महीने के, यानी 5,000 पर मंथ। आप अब तक 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक, यानी कि 1 मंथ तक का बेनिफिट कंज्यूम कर चुके हो, क्लास ले चुके हो, ठीक है। तो अगर आपने कोई खर्चा किया है और उस खर्चे का बेनिफिट आप ईयर एंड तक कंज्यूम कर लेते हो, तो उसे हम बोलते हैं एक्सपेंस। समझ में आई बात? कि अगर आपने कोई खर्चा किया है और उस खर्चे का बेनिफिट जो उसके बदले इन कंसीडरेशन चीज मिली, उसका बेनिफिट आप ईयर एंड तक, यानी विद इन अ ईयर, यानी कि विद इन 12 मंथ्स, यानी कि क्या 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक कंज्यूम कर लेते हो, तो वो चीज आपकी एक्सपेंस बन जाती है। लेकिन अगर आप उस चीज का बेनिफिट कंज्यूम नहीं कर पाते विद इन 12 मंथ्स, तो वो चीज आपकी असेट बन जाती है। देखो चीज सेम ही है, आपने खर्चा किया है। अगर ये 15 में, देखो मैंने 1,000 आपने पढ़ाई कर ली है 1 महीने की, इस 15,000 की फीस में से 3 महीने में से 1 महीने निकल चुके हैं, यानी इस ईयर एंड तक आपने 1 मंथ का बेनिफिट कंज्यूम कर लिया है। तो जब आप 31 मार्च को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाओगे तो आप क्या करोगे, आप एक बनाओगे पीएल अकाउंट और उसके डेबिट साइड लिखोगे फीस पेड 5,000 रुपीज एज एन एक्सपेंस, क्योंकि इतने रुपए तक की वैल्यू का बेनिफिट आप कंज्यूम कर चुके हो। और जो बचे हुए 2 महीने हैं उनकी जो फीस है ये 10,000 रुपीज, ये आप पे तो कर चुके हो, आपने दे तो दिए हैं मुझे, लेकिन आपने अब तक उनके बदले की क्लास ली नहीं है, अभी लेनी बाकी है। तो इसे आप लिखोगे अपनी बैलेंस शीट में एडवांस फीस पेड 10,000 रुपीज एज एन असेट। याद करो अब क्लास 11 की सुनहरी यादें, जहां पे आप सैलरी को एक्सपेंस लिखा करते थे और कई बार प्रीपेड या एडवांस सैलरी भी होती थी, प्रीपेड या एडवांस रेंट होता था, प्रीपेड या एडवांस इंटरेस्ट होता था, उसको आप एज एन असेट लिखते थे। क्यों? अब आप समझ में आ गया होगा आपको मेरे ख्याल से। अब सर सैलरी को एक्सपेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि सैलरी का मतलब क्या कि सपोज मैंने एक बंदे को एम्प्लॉय अपने पास रखा,
1 तारीख को बंदा मेरे पास आया, सपोज 1 नवंबर को बंदा मेरे पास आया, ठीक है, उसने 1 नवंबर से 30 नवंबर तक 1 महीने काम किया सॉरी, और उस 1 महीने काम के बदले उसको मैंने पैसा दिया, सैलरी दी। अब उस 1 महीने की जो उसको मैंने सैलरी दिया है, उसके बदले मुझे इन रिटर्न या इन बेनिफिट क्या मिलने वाला था? उस बंदे की 1 महीने की सर्विस, और वो सर्विस वो इस साल के अंदर ही दे चुका, क्योंकि उसने दे दी सर्विस, तो मतलब मैंने इस खर्चे के लिए जो बेनिफिट मिलना था वो कंज्यूम कर लिया विद इन 12 मंथ्स, इसलिए इसे मैं क्या बोलूंगा? एक्सपेंस। और अगर कभी उस बंदे को मैं एक्स्ट्रा पैसे दे दूं, एक्स्ट्रा सैलरी दे दूं, जिसके बदले की सर्विस उसने अब तक इस साल में पूरी नहीं की, तो उसे मैं बोलता हूं एडवांस चीजें, एडवांस सैलरी, और वो मेरे लिए क्या बन जाती है? असेट। सेम चीज जैसे कि फर्नीचर को आप असेट बोलते हो, क्यों? क्योंकि सपोज करो मैं अपनी बात करता हूं, ये बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड मेरे लिए एक असेट है। क्यों है? ये पेन मेरे लिए असेट है। क्यों? क्योंकि देखो इसके बदले जो रिटर्न मिलेगा, जो बेनिफिट मिलेगा, वो मेरे लिए विद इन 12 मंथ्स खत्म नहीं होने वाला, ये 12 मंथ से भी आगे आएगा। इस बोर्ड को मैं 1 साल से ज्यादा तक यूज कर सकता हूं ना। इस बोर्ड का सपोज लाइफ है 3 साल, मान लो कि 3 साल तक ये बोर्ड चलेगा, है ना। इसके लिए जो भी पैसा खर्च किया मैंने, सपोज करो कि ये बोर्ड जो है ये बोर्ड जो है 3 साल तक चलेगा, ठीक है। देखो तुम्हें समझाता हूं कि एक्चुअली में असर कैसे रिकॉर्ड होता है। सपोज ये बोर्ड जो व्हाइट बोर्ड है ये चलेगा 3 इयर्स तक, और इसे मैंने सपोज करो परचेज किया था, सपोज करो 1800 रुपीज का, सपोज करो मैंने 1800 रुपीज का परचेज किया है। अब अगर ये 3 इयर्स तक चलेगा और 1800 रुपीज का परचेज किया है, तो बाय द ईयर एंड यानी 1 साल में मैंने कितने रुपए तक की वैल्यू कंज्यूम कर ली? सर मैंने 600 रुपए तक की वैल्यू कंज्यूम कर ली। तो 600 को मैं एज एन एक्सपेंस शो कर दूंगा, जिसे आप डेप्रिसिएशन बोलते हो, ठीक है। याद है, आप असेट में से जितने महीने यूज होता है उतने महीने की वैल्यू एज ए डेप शो करते हो, वो एक्सपेंस ही तो है। और बचे हुए 1200 को मैं ऐसे लिख दूंगा बैलेंस शीट में, फिर अगले साल फिर 600 कम कर दूंगा बैलेंस शीट में से, 600 निकाल के उसे पीएल में शो कर दूंगा, ठीक है, एज एन एक्सपेंस, क्योंकि उसका बेनिफिट मैं कंज्यूम कर चुका। आई गेस आप समझ गए होंगे कि एक्सपेंस और असेट किसे कहते हैं, ठीक है। अगर ये चीज समझ में आई हो तो भाई वीडियो लाइक करो और कमेंट बॉक्स में बताओ, लिखो सर ऑसम, मजा आ गया, और वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ, ठीक है। अब बात करते हैं बाकी को 2 चीज़ों की, यानी कि अकाउंट्स की उन 5 चीज़ों में से हमने 3 चीज़ें सीख ली सर। क्या क्या सीख लिया बेटे? हमने सीख लिया सर कैपिटल, एक्सपेंस और एसेट। अब देखो, अब आप कभी भी जब आप अकाउंटिंग करोगे रियल लाइफ में, तो आपको दिक्कत नहीं आनी। क्यों नहीं आनी? क्योंकि आप किसी चीज़ के नाम के बिहाफ पे उसे एक्सपेंस या एसेट नहीं बोलोगे। आप ये देखोगे जो लॉजिक अभी हमने सीखा, ठीक है, और रियल लाइफ में भी यही लॉजिक काम करता है। तभी सैलरी एक्सपेंस होते हुए भी कभी कभी एडवांस सैलरी हमें एसेट लिखनी पड़ती है, इसी लॉजिक की वजह से, ठीक है। अब बची हैं 2 चीजें और। क्या क्या बची है सर? अब बची है बेटा इनकम और लायबिलिटी। इनकम और लायबिलिटी, ये 2 चीजें और बची हैं अब ओके, अब इनको डिस्कस करते हैं। सेम सवाल फिर से, What do you understand by income? आप इनकम से क्या समझते हो और लायबिलिटी से क्या समझते हो? प्लीज मुझे ये बताएं। What do you understand by income and what do you understand by liability? ठीक है, अच्छा आप इनकम का मतलब बोलते हो सेल, आप इनकम मतलब बोलते हो सेल, पर बेटा सेल तो गुड्स के लिए यूज होता है ना, तो सर्विसेज का क्या? अच्छा, तो आप बोलते हो सर सेल मतलब सेल ऑफ गुड्स भी हो, सेल ऑफ सर्विसेज भी। अच्छा, ठीक है। तो जो मुझे रेंट मिला उसका क्या? इनकम का मतलब क्या? मतलब मेरे पास जो भी इनकम का मतलब आपके पास इनफ्लो है ना, इनफ्लो है इनकम। तो क्या जितने पैसे एक बिजनेस को मिलते हैं वो सब उसकी इनकम बन जाती है? नहीं सर, ऐसा तो नहीं होता। हमने कई बार देखा है कि एक बैंक लोन देता है तो पीएल में इनकम साइड नहीं आता, वो तो लायबिलिटी साइड जाता है, उसे तो हम लायबिलिटी बोल देते हैं। मैंने कहा यार बात तो सही है, यानी कि इनकम जैसे कि असेट में क्या था और एक्सपेंस में आपने पे तो किया है, आपने खर्चा तो किया है, अब वो असेट और एक्सपेंस बनेगा, उसका लॉजिक अलग था। सेम यहां पर आपको चीज मिली तो है, रिसीव तो हुआ है, अब वो रिसीव होने के बाद वो इनकम बनेगा या बनेगा लायबिलिटी, उसका लॉजिक अलग है।
लॉजिक सीखना है हमें, ठीक है। देखो हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, वर्ड्स नहीं देखते, हम नाम नहीं पढ़ेंगे भाई साहब, लॉजिक हो जाए हमारे पास, ताकि बाद में खुद सोचो ना यार, आप रियल लाइफ में जब आप अकाउंटिंग करोगे तो आपके पास वो 11th क्लास का पीएल का फॉर्मेट नहीं होगा, 30-35 उसमें नाम लिखे हुए हैं और बस वही चीज़ नहीं आने वाली, उसके अलावा हज़ारों आइटम है दुनिया में, एक बिजनेस में हज़ारों आइटम से पैसा खर्च होता है, तो वहाँ कैसे करोगे डिसाइड कि ये चीज़ एक्सपेंस है या कि एसेट है, समझो ना इस चीज़ को। तो वहाँ पे आपको लॉजिक चाहिए और उसी को तो पैसे मिलते हैं, इसके पैसे थोड़ा मिलते हैं, ये तो सबको पता है सैलरी एक्सपेंस है। अगर आपको जो नॉलेज है वो उससे वो नॉलेज तो 11th क्लास के बच्चे को भी है, तो बिजनेस आपकी जगह एक 11th बच्चे को ना हायर कर ले, सोचो ना खुद को। हमें स्किल्स डेवलप करनी है, हमें रटना नहीं है। तो इनकम और लायबिलिटी लॉजिक कैसा, बिल्कुल सेम वही लॉजिक सेम एग्जांपल कंसीडर करते हैं, सॉरी मार्कर गिर गया, ओके सेम एग्जांपल कंसीडर करते हैं हम लोग, वही वाला फीस वाला, कि आप मेरे पास आए फीस देने के लिए, ट्यूशन पढ़ने के लिए, आपने सेम वही पूछा, सर हमें आप क्लास बहुत अच्छी लग रही है, आप बहुत अच्छा समझाते हो, हम आपसे पढ़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, हमें भी स्किल्स पे ध्यान देना, हमें भी कॉन्सेप्ट सीखने हैं, रटना नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है बेटे मैं आपको पढ़ाऊंगा। आपने बोला सर फीस कितनी, मैंने बोला 15,000 रुपीज़ फुल कोर्स की, वैसे इतनी महंगी फीस है नहीं, ठीक है, फिर भी मजाक है, जस्ट जोक, ओके। आपने बोला सर कोर्स कितने टाइम का होगा, मैंने कहा भाई सेम चीज़ 3 मंथ्स कोर्स। अब सेम वही चीज़, आप 1 मार्च को आते हो मेरे पास पढ़ने के लिए और आपने 1 मार्च को आते हैं 15,000 रुपये मैंने फीस दे दी एडवांस, ठीक है सर ये लीजिए आपकी फीस, मैंने कहा ओके थैंक यू। अब यहाँ से कब तक चलेगा ये, वही एंड ऑफ मई तक, आपको तो पता ही है, मार्च अप्रैल में 3 महीने चलेगा। पंगा सेम वही 31 मार्च को। अब 31 मार्च को यहां पे मैं अपनी अकाउंटिंग कर रहा हूं, अपनी बुक्स बना रहा हूं, ठीक है, इस बार मैं अपनी बुक्स बना रहा हूं, लास्ट सैंपल में आप अपनी बुक्स बनाते, ठीक है, क्योंकि हमें वहां पे हमें खर्चे के बारे में समझना था, तो खर्चा आपका था। अब यहाँ पे हम रिसीव के बारे में समझ रहे हैं, तो रिसीव मैंने किया है, तो आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करो, ठीक है। 31 मार्च को मैं अपने अकाउंट्स बना रहा हूं। अब मेरे पास है, एक है पीएल और एक है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, ठीक है, और पीएल में इनकम साइड। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा कि 15,000 में से कितने रुपए को मैं इनकम लिखूं, कितने को लायबिलिटी लिखूं, या पूरे को ही इनकम लिखूं, पूरे को लायबिलिटी लिखूं। तो सेम लॉजिक जो एक्सपेंस और एसेट में था, वो सेम लॉजिक यहां भी लगेगा। लॉजिक क्या था, देखो 15 3 महीने के, इट मींस पर मंथ, यानी 1 महीने के आपने मुझे कितने रुपए पे किए, 5,000 रुपए। अब देखो जब मुझे आपने ये 15 रुपए दिए, तो उसके बदले में मुझे आपको रिटर्न में कुछ देना था ना। आपने जब मुझे 15 फीस दी, तो इन रिटर्न मुझे भी आपको कुछ देना था, और वो चीज क्या थी जो आपको देने वाला था, वो चीज थी 3 महीने तक मेरी सर्विस, आपको पढ़ाने के लिए, है ना। तो उसमें से अब तक 1 मंथ की सर्विस में दे चुका। अगर मैं कोई चीज रिसीव करता हूं और उसके बदले में जो चीज मुझे देनी थी वो मैं दे चुका, तो इस 1 मंथ के इक्वल अमाउंट पे मेरा राइट क्रिएट हो चुका है, मतलब अगर आप 1 मार्च यानी 31 मार्च के बाद, 1 महीने पढ़ने के बाद मुझसे बोलते हो कि सर मैं अभी नहीं पढ़ पाऊंगा, मुझे अपनी फीस रिटर्न चाहिए, तो बेटे मैं आपको सिर्फ 10,000 वापस करूंगा। क्यों? क्योंकि 1 महीने की सर्विस तो आपको दे चुका ना मैं, इस पैसे पे मेरा हक बन चुका है, इस पैसे को मैं अर्न कर चुका हूं, कमा चुका हूं, ठीक है, ये मैं अर्न कर चुका हूं, कमा चुका हूं, इस पैसे पे मेरा राइट बन चुका है। अब ये पैसे जब मेरा राइट बन चुका है, इट मींस कि जब इस पैसे के बदले जो चीज मुझे देनी थी इन कंसीडरेशन, वो चीज मैं दे चुका, तो ये मेरी इनकम बन जाएगी बेटे, ये मेरी क्या बन जाएगी, इनकम। मैं इसे अपनी इनकम शो कर दूंगा, ठीक है। अब देखो बचे हुए 10,000, उसके बदले की चीज आपको नहीं दी अब तक मैंने इन रिटर्न, यानी 2 महीने की और सर्विस, वो तो अगले साल दूंगा, लेकिन वो पैसा आपसे अभी ले रखा है मैंने, तो ये मेरी क्या बन जाएगी, लायबिलिटी, एडवांस फी रिसीव्ड, लायबिलिटी। अब याद करो वो 11th क्लास के सुनहरे दिन, आपने कई बार ऐसा देखा होगा सॉरी, आपने कई बार ऐसी वो ट्रीटमेंट किया हुआ कि आपको इनकम मिली है और एडवांस मिली है, तो उसे एज ए लायबिलिटी शो करते थे। क्यों करते थे, आपको समझ में आ गया? यानी कि जब भी मुझे पैसा, रिसोर्सेज रिसीव होते हैं, ठीक है, और उस रिसोर्सेज को रिसीव होने के इन रिटर्न जो चीज मुझे देनी है, अगर वो चीज मैं विद इन 12 मंथ्स, वही सेम चीज 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में विद इन 12 मंथ्स
विद इन द ईयर, विद इन द अकाउंटिंग ईयर दे चुका, कर चुका उस काम को, तो भाई साहब वो मेरी अर्निंग बन जाती है, उस पैसे मेरा हक बन जाता है, राइट क्रिएट होता है, उसके बाद वो पैसा मेरे इनकम में चला जाता है। और अगर मैं वो कंसिडरेशन जो चीज में देनी थी वो नहीं दे पाया तो मेरा क्या बन जाएगा, लाइबिलिटी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया, बिल्कुल आया होगा, मुझे होप क्या पूरी यकीन है। अच्छा समझ गए होंगे आप कि कैपिटल किसे कहते हैं, असेट किसे कहते हैं, एक्सपेंस किसे कहते हैं, इनकम और लायबिलिटी किसे कहते हैं, और लॉजिकली समझे होंगे, रटा नहीं है हमने। ठीक है, बिल्कुल भी, है ना। अब जाते जाते एक छोटी चीज और, आपके मन में क्वेश्चन जरूर आना चाहिए था कि सर ये आप हर बार ये 12 महीने क्यों बोलते रहते हो, मतलब ये 12 महीने क्या, ऊपर से भगवान जी खुद आए थे जमीन पे और उन्होंने कहा था बेटा सुनो, आप जब भी अकाउंट करोगे तो हमेशा ये 12 महीने ही कंसिडर करना? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा था भगवान ने। फिर ये हमेशा हम अकाउंट में हर चीज के लिए 12 महीने क्यों सुनते हैं? आपको कभी अजीब नहीं लगा ऐसा? आपको भी ऐसा अजीब नहीं लगा कि हमेशा अकाउंट में हर चीज के लिए 12 मंथ का पीरियड ही क्यों है, और कोई पीरियड क्यों नहीं है? 6 महीने क्यों नहीं है, 10 महीने क्यों नहीं है, 18 महीने क्यों नहीं है, 2 साल क्यों नहीं है, 10 साल क्यों नहीं है, ये 12 महीने यानी 1 साल ही क्यों? सोचो यार, तुम सोचते नहीं हो, गलत बात है ये। ऐसा सोचोगे नहीं तो काम कैसे चलेगा? याद है लास्ट पार्ट 1 में मैंने तुमसे कहा था कि क्वेश्चन मार्क ओपन्स योर माइंड, आपके दिमाग को काम पे लगाता है क्वेश्चन मार्क, और फुल स्टॉप आपके दिमाग को शांत कर देता है। तो क्वेश्चंस तो पूछो, ये हर चीज में 12 महीने क्यों आते हैं भाई, ये सीखना मैं। जैसे अभी आपको देखो, ये बहुत सिंपल, इसका बहुत सिंपल आंसर है, ठीक, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। जैसे अभी हमने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में एंटिटी कॉन्सेप्ट के बारे में सीखा था ना, वैसे ही एक और कॉन्सेप्ट है अकाउंट्स में, उसे हम बोलते हैं पेरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, पीरियड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखो अभी याद है आपको, एंटिटी कॉन्सेप्ट ने क्या कहा था कि बिजनेस को भैया अलग आइडेंटिटी ट्रीट कर ले, बिजनेस को अलग आइडेंटिटी ट्रीट कर ले। मान ले कि बिजनेस अलग है ओनर से, बिजनेस भी एक इंसान है, उसे मान ले। पॉइंट, ओनर तो एक इंसान है, वो तो मर जाएगा कभी ना कभी, क्या बिजनेस कभी मरेगा? सोच के देखो, नहीं, क्योंकि भाई उसे अलग आपने मान तो लिया, उसे आपने एक सेपरेट आइडेंटिटी दे तो दी, बिजनेस को आपने सेपरेट आइडेंटिटी प्रोवाइड तो कर दी, पर क्या वो बिजनेस कभी मरेगा इंसानों की तरह? नहीं, अनलेस एंड अनटिल कोई मेजर लॉस हो जाए उस बिजनेस को, या किसी अनफोर्सीन रीजन की वजह से बिजनेस बंद करना पड़े। वरना आप देखो, गूगल पर सर्च करो, सैकड़ों साल पुराने बिजनेस अभी तक रन होते चले आ रहे हैं, है ना। यानी कि एक तरीके से बिजनेस की लाइफ अनलिमिटेड है, अनलेस एंड अनटिल, जब तक कोई ऐसा अनफोर्सीन रीजन की वजह से उसको बंद ना करना पड़े, तो उसकी लाइफ तो भाई साहब अनलिमिटेड है। तो उस बिजनेस का परफॉर्मेंस चेक कैसे करोगे? मान लो कि एक बिजनेस 100 साल तक चला, 100 डेज तक, और उसके बाद किसी अनफोर्सीन रीजन की वजह से बंद हुआ, तो क्या आप 100 साल के बाद उस बिजनेस का परफॉर्मेंस चेक करोगे कि इस पिछले 100 साल में कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस कमाया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ? तो ये तो नहीं हो सकता, ये तो नेक्स्ट टू, मतलब ये तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल चीज है, और बहुत ही ज्यादा हेक्टिक भी होगी। तो इसी चीज को रोकने के लिए अकाउंट्स में एक और कॉन्सेप्ट है, उसे हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, यानी पीरियड का कॉन्सेप्ट। यानी बिजनेस की लाइफ बिल्कुल माना कि अनलिमिटेड है, ठीक है, पर उसकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस को जज करने के लिए आप एक काम करो, उस बिजनेस की पूरी इतनी बड़ी अनलिमिटेड लाइफ को छोटे छोटे पीसेस में, छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड कर दो, और वो पीरियड क्या होगा? 12 मंथ्स, यानी कि 1 ईयर। तो ये जो हर जगह आप 12 मंथ पढ़ते हो ना अकाउंट में, वो यहीं से आया है, पेरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इस पीरियोडिसिटी यानी पीरियड के कॉन्सेप्ट की वजह से आप हर जगह अकाउंट में 12 मंथ पढ़ते रहते हो। ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लेक्चर से कुछ आपने जरूर सीखा हो, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक करना, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको ऐसे और भी मस्त कॉन्सेप्ट से अंडरस्टैंडिंग, देखो आपको सच में सीखना है ना, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग चाहिए, तो बिल्कुल आपको फ्यूचर के वीडियोस की अपडेट चाहिए होंगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, और कमेंट बॉक्स में पक्का बताओ कि आपको ने कुछ सीखा है नहीं सीखा। ठीक है, और अगर सच में लॉजिक अच्छे लगे हो तो नीचे लिखो ऑसम सर, मजा आ गया, है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय।